हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने यहाँ पर देखे थे सेशन में, लास्ट सेशन में, जो कि आपके जितने चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं उनसे आए हैं। यही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे वो हम सीख रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी रासायनिक बंध किस प्रकार से बनता है उसकी व्याख्या करनी है, उसको समझाना है। तो बंध किस प्रकार बनता है, जो भी आपके परमाणु होते हैं, कोई भी जो परमाणु है आपका, उसको स्थायी अवस्था प्राप्त करनी होती है। और वो स्थायी अवस्था कैसे प्राप्त करता है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑक्टेट यानी कि उसको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करना होता है। ओके, तो वही यहाँ पर होता है। और वो एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है, और यही इलेक्ट्रॉनों के लेन देन या साझेदारी से बंध बनते हैं, और उन्हीं को आप क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। ओके, according to Kossel and Lewis, atoms combine together in order to complete their respective octet so as to acquire the stable inert gas configuration. This can occur in two ways. ये दो तरह से हो सकते हैं, by transfer of one or more electron from one atom to other. एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हो सकता है, या और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। ठीक है, या दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उसके द्वारा भी बंध का निर्माण हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लेविस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। लेविस डॉट सिंबल बनाना है आपने। यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं उनके लिए, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। ठीक है, इन सभी के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट सिंबल्स आप किस प्रकार से बनाते हैं? जो भी आपका प्रतीक होगा एलिमेंट का, ठीक है, वो लिखते हैं। उनके ऊपर जो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी तत्व के, उस सिंबल के ऊपर आप उतने इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? लेविस डॉट सिंबल आपका कहा जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 12 जिसका परमाणु क्रमांक होता है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को mg के ऊपर दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से। ठीक है, बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो Na के ऊपर आप 1 इलेक्ट्रॉन दिखा। ओके, बोरोन में आपका बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बी के ऊपर आप 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के ऊपर आप 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखा देंगे। ओके, नाइट्रोजन में आपके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में आप 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखा देंगे। ओके, इसके अलावा बोरिन में ब्रोमीन में बाह्यतम कोश में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन आप ब्रोमीन के ऊपर दिखा देंगे। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे आपके लेविस डॉट सिंबल हो गए। ओके, यानी डॉट के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन किसका है? बाह्यतम कोश का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट लेविस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। सल्फर, सल्फर 2 निगेटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, H and H निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एटम दिए गए हैं, साथ ही उसके जो आयंस बन रहे हैं वो दिए गए हैं, और आपको बताना है उनके लिए लेविस डॉट सिंबल किस प्रकार से होगा। तो सेम वही बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी सिंबल के ऊपर, और बाहर से जब आयन बनेगा तो आयन में आप आयंस में जो चार्ज है वो भी आप दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सल्फर, सल्फर में आपको 16 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बाह्यतम कोश में आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस प्रकार से सिंबल ये हो गया, एस के ऊपर 6 डॉट आपने लगा दी। S2 निगेटिव की बात कर रहे हैं, 2 ऋणावेश कब आएगा? जब आप क्या कह रहे हैं कि 2 और इलेक्ट्रॉन सल्फर के अंदर आ गए, यानी कि सल्फर ने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। जब कोई भी एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है? उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है।
क्यों आ रहा है निगेटिव चार्ज? उदासीन अवस्था में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समान है। जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स कि वो निगेटिव चार्ज ले रहा है। अभी पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम 16 बोल रहे हैं सल्फर का परमाणु क्रमांक, दैट मीन्स कि न्यूट्रल स्टेट जो होगी, उदासीन अवस्था जो होगी, वहां पर सल्फर में 16 ही परमाणु क्रमांक के आधार पर 16 ही प्रोटॉन है और 16 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब वो 2 और इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो चुकी है, जबकि प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी 16 ही है। तो आप क्या कहते हो? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी 2 निगेटिव पार्टिकल्स या दो निगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट से। तो वो 2 निगेटिव आप क्या दिखा देते हैं? 2 निगेटिव पार्ट आप उसके ऊपर दिखा देते हैं चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में। ओके, तो इस प्रकार से सल्फर में आपके इलेक्ट्रॉन जो डॉट हैं वो 8 हो जाएंगे जब वो 2 निगेटिव बना रहा है, और आप आवेश बाहर से इस प्रकार से दिखा देंगे 2 निगेटिव। ओके, तो ये पूरा S2 निगेटिव का लेविस डॉट सिंबल हो गया। 13 एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 2 8 3 का कन्फिग्रेशन होता है। 3 इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना रहा है? Al3 पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। अभी तो आप Al के लिए सिंपल Al के ऊपर 3 डॉट ये लेविस सिंबल दे रहे हैं, लेकिन जब भी वो Al3 पॉजिटिव बनाएगा तो इसका मतलब क्या है? उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, अब उस शेल में उसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Al3 पॉजिटिव इस तरीके से वो क्या बनाएगा? सिंबल बनाएगा। ओके, H निगेटिव और H की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल इस प्रकार, हाइड्रोजन के ऊपर एक सिंबल, एक डॉट, तो ये लेविस सिंबल हो गया हाइड्रोजन का। H निगेटिव आयन का मतलब है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ठीक है। तो एक पहले से था, एक और ग्रहण किया है, तो 2 आ गए। तो इस प्रकार H के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं डॉट के रूप में, और बाहर से आप निगेटिव का साइन दिखा देंगे जैसे ये आपने इसमें दिखाया था। और कुछ और सिंबल्स देखते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस H2S SiCl4 BF2 CO3 2 निगेटिव HCOOH। ओके, तो इन सभी के लिए आपको क्या देना है? लेविस स्ट्रक्चर देना है। तो इस प्रकार से ये आपका H2S हो गया। सल्फर में हमने कितने पढ़े थे बच्चे? यहाँ पर 6 हमने इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं बाह्यतम कोश में। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो ये बॉन्ड बना रहा है, और ये एक, इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है? दोनों की इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी शेयरिंग हो रही है। SiCl4 में भी क्या हो रहा है? Si में इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, किसके साथ? क्लोरीन के, उसके जो अपने क्या है इलेक्ट्रॉन है उनके साथ। ओके, BF2 में आपका बेरिलियम यहाँ पर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और उसके सारे इलेक्ट्रॉन आपको वहां पर दिख रहे हैं। CO3 2 निगेटिव और HCOH का लेविस सिंबल इस प्रकार से बना लेंगे। ओके, लेविस स्ट्रक्चर। डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। ओके, ऑक्टेट रूल क्या होता है? सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, महत्व की बात करेंगे, और लिमिटेशन यानी कि उसकी सीमाएं क्या क्या है। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करना है, लॉस करना है, या फिर क्या करना है? साझेदारी करनी है, यानी शेयरिंग करनी है। ओके, यही ऑक्टेट का रूल कहता है कि कोई भी एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, और कंबाइन हो करके अपने निकटवर्ती जो उसके सबसे पास है वो निष्क्रिय गैस के समान उसको विन्यास प्राप्त करना होता है, और स्टेबिलिटी को ग्रहण करना होता है, ठीक है। ये आपका ऑक्टेट रूल कहता है। इसी के आधार पर क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड क्यों बन रहा है? क्योंकि उसमें जो परमाणु है वो आपस में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर आप क्या कहेंगे, एक एटम आपका दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वहीं पर साझेदारी की बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? एटम के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है, बल्कि वो क्या कहते हैं कि जैसे तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखूंगा, और हम दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे मतलब। ओके, तो इस प्रकार से वहां पर भी क्या हो रहा है? ऑक्टेट रूल का पालन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस भी जानेंगे क्या क्या है। सो ऑक्टेट रूल, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर in order to complete their respective octets
सो एज टू अक्वायर द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, क्या होता है, एटम्स जो कि एलिमेंट्स के हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, संयोग करते हैं एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट। किस लिए करते हैं, ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्टेट जो है, अष्टक जो है, उनको ग्रहण कर सके और स्टेबल गैस के कन्फिग्रेशन के समान कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर सके। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एटम कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, ये मदद करता है इस प्रकार से व्याख्या करने में कि क्यों अलग अलग जो आपके एटम्स हैं यानी परमाणु हैं वो एक साथ कंबाइन होकर के जुड़ करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। यानी कि आयनिक कंपाउंड क्यों बन रहे हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है इससे। ये इसका सिग्निफिकेंस है। लिमिटेशंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। हाउएवर सम ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स लाइक xenon have formed compounds with fluorine and oxygen, for example HCF2 and HCF4 एक्सेट्रा। ओके, क्या कहा जा रहा है, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी जो परमाणु होगा वो जब केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा यानी कि रासायनिक संयोजन करेगा तो उस स्थिति में वो किसके समान विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो जो उसके निकटवर्ती निष्क्रिय गैस होगी उसके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है या कोशिश करता है, ठीक है, या उसके समान विन्यास ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर जबकि सम ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, जबकि कुछ जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे जिनॉन हो गया, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया HCF2 and HCF4. Okay, therefore validity of the octet rule has been challenged. तो यहाँ पर जो उसकी वैधता है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी कि किस प्रकार से वो वैध है। और सेकंड है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो थ्योरी है ये शेप के बारे में बात नहीं करती है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध अगर बन रहा है तो उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स होंगे, ठीक है, यानी उसके अनुकूल कारक क्या क्या होंगे उस आयनिक बंध को बनाने के लिए, उनको लिखना है, ठीक है। तो फेवरेबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहला लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, हमको ज्यादातर आयनिक कंपाउंड में यही देखने को मिलता है कि एक मेटल है आपका यानी कि धातु है और एक क्या है, नॉन मेटल यानी क्या धातु। जैसे NaCl, बहुत सिंपल जो बात कर रहे हैं NaCl की, Na आपका क्या होता है, मेटल होती है, एक धातु होती है, वहीं पर Cl क्या है आपकी अधातु है, ठीक है, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उस सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, आयनन एंथैल्पी का मान उसका कम होना चाहिए। आयनन एंथैल्पी का मान कम यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होना चाहिए। जब वो लूजली बॉन्डेड होगा तभी वो इजीली कम एनर्जी देकर के आप क्या कर सकते हैं, उसको वहां से बाहर निकाल सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इस प्रकार से लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम्स। सेकेंड, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एटम्स। ज्यादातर में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनाने का आप क्या कहते हो कि उसमें क्षमता होती है या गुण, आपको प्रॉपर्टी देखने को वहां पर मिलती है। Na पॉजिटिव बना रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कब होगी, जब वो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सेकेंड, हमने कहा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए नॉन मेटल एटम की, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल ने दिया, धातु ने दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसको दिया, अधातु को दिया ना, तो अधातु की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, समझ रहे हैं। थर्ड है हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड फॉर्म। हाई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का मान हाई उच्च होना चाहिए ऑफ कंपाउंड फॉर्म, ताकि कंपाउंड फॉर्म हो सके, क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर NaCl को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो NaCl को इलेक्ट्रॉन दे करके क्या कर रहा है, वहां पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसी के लिए फेवरेबल फैक्टर्स की बात हुई है। क्या क्या, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको आप डेल्टा IH कह रहे थे वो, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। दूसरा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, और किसकी,
नॉन मेटल्स की, ये ध्यान रखना है। और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने किसकी कहा, मेटल्स की कहा। लेटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए ऑफ कंपाउंड फॉर्म, ताकि कंपाउंड उससे फॉर्म हो सके, ठीक है। तो ये तीनों फेवरेबल फैक्टर्स हो गए जिससे कि कोई भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है अच्छे से, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द VSEPR मॉडल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको शेप बतानी है। BCl2, BCl3, SiCl4, AsF5, H2S और PH3, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और उनका शेप आपको बताना है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है। तो BeCl2 की बात करेंगे, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है। द सेंट्रल एटम हैज ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर इज नो लोन पेयर। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चौथा आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है, यानी कि 4 इसका परमाणु क्रमांक है। 2 इसके अंदर वाले शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन और 2 बाहर वाले शेल में, दूसरी शेल में मतलब, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैसे जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर में जाएंगे। तो लोन पेयर वहां पर कोई नहीं होता बेरिलियम में। इट इज ऑफ द टाइप ऑफ AB2, हेंस शेप इज लीनियर, ठीक है। AB2 टाइप का ये बनाता है और इसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, रैखिक। BCl3, तो यहाँ पर बोरोन की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल एटम हैज ओनली 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर। उसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। दैट इज इट इज ऑफ द टाइप AB3, हैंस शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। तो शेप कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, ओके। SiCl4 की बात करेंगे, बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स 4 है, लोन पेयर यहाँ पर भी 0 है Si के ऊपर। इट इज द ऑफ द टाइप AB4 हैंड शेप इज टेट्राहेड्रल। तो शेप कैसा हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इतना। फोर्थ है आपका AsF5, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है। इट इज ऑफ द टाइप AB5 हैंड शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिफ्थ है आपका H2S, H2S में बॉन्ड पेयर 2 हैं आपका और लोन पेयर्स भी 2 हैं, ठीक है। दैट इज इट इज ऑफ द टाइप AB2L2 एंड शेप इज बेंट और वी शेप्ड। H2S की बात कर रहे हैं। PH3 बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। इट इज ऑफ द टाइप AB3L, हेंस शेप इज ट्राइगोनल, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ऑल्दो H2O molecules are distorted tetrahedral bond angle in water is less than that of ammonia, discuss, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, ठीक है। NH3 और H2O की ज्योमेट्री सेम है, बॉन्ड एंगल इन वाटर, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वाटर में वो क्या है, लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, अमोनिया से कम है, क्यों, ओके। तो इस प्रकार से NH3 और NH2 की बात करते हैं हम। N पर आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वहीं पर ऑक्सीजन पर आपको 2 दिख रहे हैं, ओके। बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। पेयर मतलब एक जोड़ा, तो यानी कि 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। रिपल्सन ऑन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर इन H2O इन कंपैरिजन टू NH3। बॉन्ड पेयर के कारण ग्रेटर है रिपल्सन H2O में इन कंपैरिजन ऑफ NH3, दस द बॉन्ड एंगल इज लेस इन H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या है, कम है H2O मॉलिक्यूल में। H2O और NH3 को कंपेयर करते हैं। आपने क्या बोला, N के ऊपर क्या है, एक ही लोन पेयर, जबकि H2O में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर। तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर लोन पेयर में रिपल्सन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है, ये इधर को रिपेल होगा, जबकि यहाँ पर वो रिपल्सन आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
Since H2O contains two lone pairs, there will be more repulsion such that the bond angle reduced from 180 to 104.5 in H2O when compared with NH3. Okay? तो लोन पेयर के कारण बॉन्ड पेयर पे, इस लोन पेयर के कारण बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की टर्म्स में आपको ये बताना है. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. ओके, क्या कहा जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पर. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी. ओके, बॉन्ड ऑर्डर से आप लोग क्या समझते हैं, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि जैसे कि दो एटम्स की बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है. सिंगल बॉन्ड है तो आप बॉन्ड ऑर्डर 1 लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा. तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, और जैसे जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 है और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 है. ठीक है, दो को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा. समझ रहे हैं ना, यानी डबल बॉन्ड डालेगा. तो इस प्रकार से आप दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ क्या है. बॉन्ड लेंथ, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स in a molecule. Bond length are measured by spectroscopic method. Okay, बॉन्ड एटम, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये क्या होती है, साम्यावस्था दूरी होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. यानी कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, दो परमाणु जो बंध से जुड़े हुए हैं, उनके न्यूक्लियस की बीच की दूरी क्या है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वही बॉन्ड लेंथ बताती है. एंड बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा क्या की जाती है, मेजर की जाती है. और बॉन्ड ऑर्डर के साथ ये किस प्रकार से रिलेट करती है, ये बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती आप बोल सकते हैं होती है. ओके, तो आपने बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट किया. बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, आप कहते हैं डायरेक्टली रिलेट करता है. ठीक है ना, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. ठीक है, सेम अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं कि वो बॉन्ड ऑर्डर पे किस प्रकार से रिलेट करता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आप कह सकते हैं वहां पर इनवर्सली रिलेशन होता है. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में. तो bond length is inversely proportional to bond order. क्या आप बॉन्ड ऑर्डर को दिखा सकते हैं, इस प्रकार से, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की. अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए